हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 22 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है, सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, ये हम द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाते हैं या फिर जो न्यूज़ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश की जाती हैं, वो न्यूज़ हम कवर किया करते हैं। तो चलो, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आज इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। भारत और जापान ने इंडो पैसिफिक पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2+2 वार्ता की। यानी 2+2 का मतलब क्या होता है? द्विपक्षीय संबंधों के हितों में जो बातचीत की जाए। अब भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री उपस्थित रहे। वहीं अगर हम जापान की बात करें तो जापान के रक्षा मंत्री और जापान के विदेश मंत्री वहां पर उपस्थित रहे। ठीक है। अब ये जो साझेदारी है भारत और जापान की, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इंडो पैसिफिक का क्या महत्व है, उसके बारे में भी इन्होंने बातें साझा की। और आपसे जापान के बारे में कुछ बातें मैं पूछूंगा, जिससे आपको जापान के बारे में और भी बातें जानने का मौका मिलेगा। अस्पतालों में सुरक्षा मानक कम हो तो केवल सजा से अपराध नहीं रुकेंगे, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें किस मुद्दे को लेकर कही, तो आपको पता है, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई। उसी मुद्दे को इन्होंने क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाते हुए बातें कही है कि बेशक हम कितने ही कानून बना लें अपराध रोकने के लिए, लेकिन अगर हम अस्पतालों में सुरक्षा मानक कम रखेंगे तो उन नियमों, उन कानूनों को बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। वो सब बातें हम कवर करेंगे इस कक्षा में और आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। फिल फोडेन को पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी बहुत हम बातें कवर करेंगे। पीएफए का मतलब होता है प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन। जिस प्रकार क्रिकेट की दुनिया में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किए जाते हैं, उसी प्रकार फुटबॉल की दुनिया में पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर चयनित किए जाते हैं। तो अभी हाल ही में फिल फोडेन को पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। फुटबॉल की दुनिया में बेहतरीन वर्ल्ड कप कौन सा माना जाता है? फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बातें कवर करेंगे। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो जी, शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की इस पहली न्यूज़ के साथ। इंडिया जापान होल्ड 2+2 डायलॉग विद फोकस ऑन इंडो पैसिफिक। भारत और जापान ने इंडो पैसिफिक पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2+2 वार्ता की। रक्षा सहयोग एवं स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के महत्व के बारे में इन्होंने ये चर्चाएं की, जिसका नेतृत्व हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। जापान की तरफ से योको कामिकावा और किहारा मिनोरू ने नेतृत्व किया इस बैठक का। ये इंडो पैसिफिक रीजन जो है हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, व्यापारिक दृष्टिकोण से किस प्रकार हम इस क्षेत्र में अपना एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं, इस बातों से संबंधित भी इन्होंने चर्चाएं की।
और इन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में अगर हम कुछ नियम आधारित प्रणाली लागू करते हैं और एक व्यापक संदर्भ में अगर ऐसा स्थापित कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा, आगे भी हम इसे बढ़ाते रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि जब दोनों पक्षों ने क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के बीच ये नया संस्करण आयोजित किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है, ये हैं हमारे विदेश मंत्री। क्या नाम है इनका? सुब्रमण्यम जयशंकर। वहीं जब इनकी बात करते हैं तो ये कौन है? राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाले हुए हैं। रक्षा मंत्री के रूप में इनका ये दूसरा कार्यकाल है। ये लोकसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट से। जब हम बात करें इस बैठक में जापान की ओर से नेतृत्व किसने किया था, तो ये विदेश मंत्री हैं जापान की विदेश मंत्री, जिनका नाम है योको कामिकावा। वहीं जब हम बात करें ये कौन है, तो ये हैं वहां के रक्षा मंत्री, जिनका नाम है किहारा मिनोरू। ठीक है ना, तो आप यहां पर देख सकते हैं इसमें। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा बन सकता है जापान के बारे में। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपका यूपीएससी पीसीएस लेवल का ये क्वेश्चन है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जापान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइएगा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। जल्दी से आपको बताना है। अगर आपको सिंपली भी थोड़ी बहुत जानकारी है जापान के बारे में तो आप इस क्वेश्चन को बड़े बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी। जैसे नॉर्मली हमें किसी भी देश की राजधानी के बारे में पता होता है, किसी देश की आधिकारिक मुद्रा के बारे में हमें पता होता है। अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। जापान की राजधानी होकेडो है, क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? क्या फोर्थ पॉइंट ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है, होकेडो नहीं है। इसका मतलब फोर्थ पॉइंट गलत हो गया, और फोर्थ पॉइंट गलत होते ही तो आपका कौन सा पॉइंट हो नहीं सकता? आपका डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसके बाद में जब हम बात करें ऑप्शन थर्ड के बारे में, यानी कि जो तीसरा कथन लिखा हुआ है उसमें देखिए, जापान की आधिकारिक मुद्रा का नाम युआन है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, ये भी गलत लिखा हुआ है। तो फिर क्या है? जापान की मुद्रा येन है, जापानी येन जिसे हम बोलते हैं, युआन नहीं है। तो इस प्रकार आपका तीसरा पॉइंट भी नहीं हो सकता, यानी कि तीसरा कथन भी गलत है। तीसरा कथन गलत हो जाने से ना तो आपका ये ऑप्शन थर्ड हो सकता, ना ही आपका ऑप्शन बी हो सकता। केवल एक बच गया है, एक और दो। यानी कि अगर आपने टिक किया होगा ऑप्शन ए तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। यानी कि पहला और दूसरा कथन दोनों ही ठीक लिखे हुए हैं। जापान को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, इसे पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सटीक लिखी हुई है। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो मैदान है, ये भी बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। पहले दो पॉइंट ठीक लिखे हुए हैं और अंत के दो पॉइंट जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं। क्वांटो मैदान मध्य होन्शु के क्वांटो क्षेत्र में है और ये आपका जापान का सबसे बड़ा मैदान है। इसका क्षेत्रफल लगभग अगर देखा जाए 17,000 किलोमीटर स्क्वायर में आपको ये मिलेगा। जब आपसे ये पूछा जाए जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है जापान का। जापान के बारे में अगर थोड़ी बहुत और बातें आपको जानने का मौका मिले तो आप कह देंगे इसमें बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं। लगभग आप कह सकते हैं 6852 द्वीपों का ये समूह है। तो आप ये कह सकते हैं इतने द्वीपों का समूह है ये जापान। यहाँ पर आप एक मैप देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा। ये रहा जापान, ठीक है, और ये रहा हमारा प्यारा भारत। जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, इतना ही गैप है, ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये बहुत है। जापान
6,852 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है एक देश, लेकिन इनमें से कितने द्वीप बसे हुए हैं मायने ये रखता है। तो लगभग कहा जाता है कि इसमें 430 द्वीप ऐसे हैं जो अभी बसे हुए हैं, यानी कि जहां पर लोग रह रहे हैं। जो बाकी बच गए वो गैर बसे हुए द्वीप हैं जहां पर अभी लोग नहीं रहते। जापान में 200 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 110 के आसपास में सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जापान में हर साल 1000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। पृथ्वी की पपड़ी बनाने वाली 3 टेक्टोनिक प्लेटें जापान के पास मिलती हैं और अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खिसकती रहती हैं, और इसी के कारण जापान में भूकंप आते रहते हैं। जापान ने एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि अगर भूकंप आ भी जाए तो उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो गिरे नहीं। और आपको पता है, एक पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध है जापान की, जापान के कल्चर के बारे में बताया गया है। जापान के लोग जल्दी बूढ़े क्यों नहीं होते, उनकी सफलता का राज क्या है, इससे संबंधित एक पुस्तक है, शायद आपने नाम सुना होगा, इकिगाई। वो पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं, बड़ी प्यारी पुस्तक है। चलिए जी, अब यहां पर देख लीजिए जापान के बारे में। जापान के दो शहरों का जिक्र तो आपने सुना ही होगा, हिरोशिमा और नागासाकी। अगस्त के महीने में उन पर क्या गिराया गया था, बॉम्ब गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। इसी जापान की राजधानी टोक्यो है, और ये जापान यूएन का भी सदस्य है। यूएन जिसे हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। जापान ने यूएन की सदस्यता कब ग्रहण की थी? 18 दिसंबर 1956 को यूएन का सदस्य बना था ये जापान। जापान का आप यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज देख पा रहे होंगे, ऐसा दिखता है राष्ट्रीय ध्वज जापान का। अब चलो जी, हम चलेंगे दूसरी न्यूज की तरफ। State laws to punish violence against doctors hardly matter when safety standards in hospitals are low, says Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अस्पतालों में सुरक्षा मानक कम हो तो डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को दंडित करने के लिए राज्य के कानून कोई भी मायने नहीं रखते। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, और इन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट्स द लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज फॉर मेडिकल प्रोफेशनल, स्पेशली व्हेन दे आर ऑन नाइट ड्यूटी। सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को हाईलाइट किया है जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल काम करता है, खास कर रात को ड्यूटी अगर वो करे तो। अब कानून बना देने से हम बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक हो ही जाएगा और हम अपराध को कम कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा मानक अगर अस्पतालों में कम है और सजा के मानक हमने बड़े बेहतरीन बनाए हुए हैं कि इसे इस प्रकार की सजा मिलेगी अगर ऐसा कोई अपराध करेगा तो वो सजा के जो कानून बनाए गए हैं वो कोई भी मायने नहीं रखते, वो हम उससे हम अपराध रोक नहीं सकते। हालांकि हमें अपने तरीके से पूरा प्रयास करना चाहिए कि सेफ्टी पहले होनी चाहिए बड़े बेहतरीन तरीके की। फिर भी अगर कोई घटना हो जाती है तो वो आपराधिक जो कानून है वो काम आए, ठीक है ना। तो शुरुआत व्यक्तिगत ही की जाती है, हमें अपने आप को पहले संभालना है, ठीक है, ताकि हमें कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गेरा तंग ना करे। सिंपली बात आप समझ लीजिए, अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखिए। पहले अपने आप को सशक्त बनाओ, उसके बाद में अगर हम पर कोई आंच आती है तो फिर जो ये बाहरी ये कानून है ये हमारी रक्षा करेगा, ठीक है। इसीलिए जो वो वहां पर काम कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से पूरे बेहतरीन इंतजाम किए जाने चाहिए। फिर हमें कानून के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप यूपीएससी में पढ़ते हैं एक इथिक्स नाम का सब्जेक्ट, तो आप उसमें भी इस प्रकार के जो एक द्वंद्व टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। केवल अपराध को अगर रोकना है तो केवल कानून काफी है क्या? आप कहेंगे जी नहीं। तो उसके लिए संस्कार भी होने चाहिए, पहले व्यक्तिगत सोच क्या है उसके बारे में भी हम बातचीत कवर किया करते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में और भी बातें हो सकती हैं।
तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड जो हॉस्पिटल में हैं उनकी बहुत कमियां हैं जिनको सुधारा जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने ये बातें कही हैं। D.Y. चंद्रचूड़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये अभी हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे हैं। और इन्होंने उस मुद्दे को उठाते हुए ये बातें कही। आपको पता है R.G. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार रूम के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर तरीके से बलात्कार किया गया और हत्या कर दी गई। उसी मामले की स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी सुप्रीम कोर्ट। ये चित्र आपने देखे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किस प्रकार से जो महिलाएं हैं और डॉक्टर लाइन में जो पुरुष हैं वो विरोध कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन्हें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएं ताकि उन्हें नाइट ड्यूटी करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, सेफ्टी ड्यूटी, यानी हमें इस प्रकार का पहले इंतजाम करके दीजिए कि हमारी जो सुरक्षा है वो पहले है, उसके बाद में हम काम करेंगे। बात बिल्कुल सही भी है। कोलकाता डॉक्टर्स रेप मर्डर का ये जो मामला है इसकी जांच में देरी हो रही थी। इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने बंगाल के गवर्नर और सीएम को चिट्ठी लिखी थी। ठीक है, तो ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। गवर्नर कौन है? पश्चिम बंगाल के CV आनंद बोस हैं। चीफ मिनिस्टर की बात की जाती है तो ममता बनर्जी को तो आप जानते ही हैं। हालांकि इनके द्वारा जो बयान दिए गए होंगे उन पर भी आपको हंसी आ रही होगी। इस प्रकार के नमूने भरे पड़े हैं। और यहां पर जैसे हम देखें, फॉर्मर NCW चीफ रेखा शर्मा ने भी कहा कि ये जो रेप और मर्डर का केस है किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसकी तहकीकात बड़े बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। NCW का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं रेखा शर्मा, जिन्होंने ये बातें कही। इन्होंने कहा कि उस महिला यानी कि जो ट्रेनी डॉक्टर है उस महिला की ये सुरक्षा करने में नाकामयाब रहे और अब भी ये उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, यानी कि ये एक आप कह सकते हैं कि असफल राज्य सरकार है। इसीलिए इसे खत्म कर देना चाहिए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है NCW चीफ रेखा शर्मा, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही रेखा शर्मा ने ये बातें कही। और आप देख सकते हैं किस प्रकार मनुष्य एक हैवान बनता चला जा रहा है। एक न्यूज और भी आई है, दलित नर्स रेप्ड बाय ए डॉक्टर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक दलित नर्स के साथ डॉक्टर ने रेप किया और 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया। लड़की के पिता ने ये कंप्लेन दर्ज करवाई, उसके बाद में 3 लोगों को इसके अंतर्गत संलिप्त पाए गए, गिरफ्तार किया गया। बाकी जांच जारी है और अगर जांच होने के बाद ये साबित हो जाता है कि दोषी कौन है तो सजा एक ही होनी चाहिए, आपको पता है, फांसी, है ना। और वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर फांसी हो जानी चाहिए, पूर्णतः तहकीकात करने के बाद कि हाँ वही दोषी है, इफ और बट बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो जैसे हम बात करें, पहले चलती थी आईपीसी की धारा, आईपीसी 1860 के तहत हम बातें कवर किया करते थे। आईपीसी के आधार पे ही कोई भी फैसला, कोई भी धारा लगा करती थी। लेकिन आपको पता है इस आईपीसी की जगह अब क्या लागू कर दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया गया है। और इसमें जो रेप की परिभाषा बताई गई है वो कौन सी धारा में बताई गई है? धारा 63 जो है उसमें रेप के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। BNS की धारा, बलात्कार क्या होता है, इस धारा के अनुसार ये पूर्ण तरीके से आपको वहां पर जानकारी मिलेगी। तो थोड़ा सा आप इनके बारे में पढ़ लीजिए। ये जो BNS 2023 है कब लागू हुआ था पूरे भारतवर्ष में? 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था। ठीक है, 2023 में तो ये विधेयक पास किया गया था संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में। तो चलो
यहाँ पर देख लीजिए, द हिंदू के द्वारा जो न्यूज़ पोस्ट की गई हैं, हमने सभी आज की न्यूज़ द हिंदू से ही कवर की हैं। ये फोटो बड़ा कुछ बयां कर रही है। रियल मैन डोंट रेप, यानी कि वास्तविक इंसान है वो इस तरह की हरकतें नहीं करते, एक, है ना। तो जो करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। चलो जी, अब एक राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में आप क्वेश्चन बता दीजिए। महिलाओं का किस प्रकार से आप देख सकते हैं हाल हो रहा है हर क्षेत्र में, न जाने कितने एग्जाम्पल आ रहे होंगे इस प्रकार के बलात्कार के, रेप के। तो राष्ट्रीय महिला आयोग इसीलिए बनाया गया, एक ऐसा आयोग जो महिलाओं के लिए है, राष्ट्रीय स्तर पे उनकी बात सुनने के लिए है। अगर कोई महिला फरियाद लेकर आती है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, इसीलिए ये आयोग बनाया गया। जैसे हम बात करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वर्ष 1990 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। 1992 जनवरी की बात है ये, जब इसका गठन किया गया। भारतीय संसद में ये जो अधिनियम बना वो कौन सा है, 1990 का अधिनियम है। उसके तहत अधिनियम संख्या 20 के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य क्या हैं, किस प्रकार के इसके लक्ष्य हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना करना, महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना भी इसका उद्देश्य है। उपचारी विधायी उपायों की सिफारिश करना भी इनका मुख्य उद्देश्य है। शिकायतों के निवारण को सुकर बनाना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना भी इसका उद्देश्य है। तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक आयोग है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब चलो हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मैनचेस्टर सिटी मिडफील्डर फिल फोडेन नेम्ड पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर। मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर फिल फोडेन को पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। 24 साल के हैं ये, और इन्होंने अपने पिछले सीजन के सभी प्रतियोगिताओं में 53 मैचों में 27 गोल किए हैं। बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन रहा फिल फोडेन का। कहाँ के हैं ये, मैनचेस्टर सिटी, इंग्लैंड के हैं ये, ठीक है ना। तो थोड़ा आप इनके बारे में जान लीजिए। इन्होंने अपने क्लब को लगातार चौथी बार प्रीमियर लीग खिताब जिताने में मदद की है, और उसी वजह से इनको प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। किसके द्वारा, पीएफए के द्वारा। पीएफए का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन। जिस प्रकार क्रिकेट की दुनिया में आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्त तो नहीं बोलेंगे, चयनित किए जाते हैं, उसी प्रकार फुटबॉल की दुनिया में पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर चुने जाते हैं। यहां पर देख लीजिए पीएफए अवार्ड्स 2024 किसको मिला है, तो फिल फोडेन का नाम आप लिख देना, मैनचेस्टर के हैं ये। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा भी जाता रहा है। फीफा विश्व कप रिक्त स्थान खेल से संबंधित हैं। तो अगर आपने लिखा होगा ना फुटबॉल, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। फुटबॉल से संबंधित है फीफा वर्ल्ड कप। अगर कोई इस फीफा वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो अलग अलग प्रकार के वहां पर पुरस्कार दिए जाते हैं। और कौन कौन से प्रकार के पुरस्कार होते हैं, गोल्डन बूट दिए जाते हैं, गोल्डन ग्लव्स दिए जाते हैं, गोल्डन बॉल दी जाती है, युवा खिलाड़ी का खिताब दिया जाता है, फीफा प्लेयर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के पुरस्कार होते हैं अगर कोई फीफा वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करे। क्रिकेट की दुनिया की बात करें तो क्रिकेट विश्व कप जो होता है उसमें अगर कोई बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो उसमें ऑरेंज कैप दी जाती है ना। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया जाता है। प्लेयर फाइनल मैच में जो बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसे प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है ना। और आप कह सकते हैं बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी होता है उसमें। तो इस प्रकार बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकार के जो पुरस्कार इन्होंने रखे हुए हैं। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ी सी बातें आपको मैं बताऊं
तो ये कितने सालों बाद होता है? हर 4 साल बाद होता है, 4 साल बाद। जैसे अभी आने वाला जो है वो कब होगा, तो वो 2026 में होने वाला है, 2026 में। इससे पहले का कहाँ पर हुआ था? तो इससे पहले जो हुआ था वो हुआ था कतर में। तो 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 कतर में आयोजित किया गया। उसमें फाइनली मैच में कौन सी टीम आमने सामने थी? तो उसमें अर्जेंटीना थी, और अर्जेंटीना के साथ में फ्रांस की टीम फुटबॉल मैच खेल रही थी। तो फाइनल मैच किसने जीत लिया था? अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा आप यहां पर देख लीजिए, फीफा का मतलब क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये हमारी, जो आप कह सकते हैं, इंग्लिश भाषा का वर्ड नहीं है, हमारी भारतीय भाषा का नहीं है। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है, ऐसा मैंने आपको बताया। आप ये बता दीजिएगा कि फीफा विश्व कप 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा? जल्दी से आपको बताना है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। अगर इसमें आपने लिखा होगा यूएसए, मेक्सिको और कनाडा, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक तो हो गया फीफा विश्व कप, जिसे हम फीफा वर्ल्ड कप के नाम से जानते हैं। एक होता है फीफा क्लब वर्ल्ड कप, ये थोड़ा अलग होता है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप ये कब हुआ था? ये 2023 में हुआ था। और फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो वो 2022 में, जिसकी जानकारी मैंने अभी आपको यहां पर दी है, जो कि कतर में हुआ। जिसने क्या हुआ था? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर वो फाइनल मैच जीता था। फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है वो 2023 में कहाँ पे हुआ था? जेद्दा। और ये जो कहाँ पर पड़ता है? सऊदी अरेबिया में, जिसे हम हिंदी में सऊदी अरब के नाम से भी जानते हैं। तो फुटबॉल की दुनिया में फीफा विश्व कप बड़े मायने रखता है। फीफा विश्व कप के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब हम इस फीफा विश्व कप की शुरुआत की बात करते हैं कि ये विश्व कप कब से शुरू हुआ था, तो बात आती है 1930 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया था? उरुग्वे में। उरुग्वे में ये आयोजित किया गया। और जीता भी कौन? जीता भी उरुग्वे। ठीक है, आयोजन जिसने किया वही जीता था पहले फीफा वर्ल्ड कप में। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आप हासिल कर लेंगे, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके एग्जाम में। चलिए जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये आपकी करंट अफेयर्स की कक्षा है, और आपको पता है करंट अफेयर्स की जितनी भी कक्षाएं आज तक हुई हैं, सभी की PDF मैंने प्रोवाइड करवाई हैं। इस कक्षा की PDF भी आपको मिल जाएगी। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप हमें YouTube और Telegram के अलावा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम एटसेट्रा। आपको सर्च करना है एड्यू रोहित 24। अगर आप ये सर्च ना भी करें तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको सभी लिंक मिल जाएंगे और आप वहां से डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं हमें। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यू रोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।